जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा 20th लेक्चर है और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो जनरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक ही टॉपिक है, जनरेटर्स एंड मोटर्स। लेकिन जो आज का ये लेक्चर है इसमें सिर्फ हम जनरेटर्स को ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो जनरेटर क्या चीज है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर डिवाइसेस दैट टेक इन एनर्जी बाय वर्क एंड ट्रांसफर इट आउट बाय द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। मतलब क्या कि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो अब देखना है कि इस लेक्चर में कि जनरेटर ऑपरेट कैसे करते हैं, राइट। तो मैं आपको लेके जाऊंगा पिछले लेक्चर में जहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है, उस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि उस कंडक्टर में, मूविंग कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो वो कैसे पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे पैदा हो जाता है? हमें पता है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर चलो सिर्फ सरफेस चार्जेस की बात करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है, मतलब क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, चार्ज जब मूव करता है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसे हमने कहा था दैट इज Fb, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो राइट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे। हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी उलट डायरेक्शन होगी जो मैग्नेटिक फोर्स की होगी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे लोअर सरफेस के ऊपर, ठीक है, बॉटम के ऊपर। और उसके बरअक्स क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अपर सरफेस पे अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। इस अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस की वजह से हम कहेंगे कि ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली जो सरफेस है इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। ये पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, कितना इसमें ये चार्ज इंड्यूस हुआ, मतलब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो। जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर हम इसको कंप्लीट लूप बना दें जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है, तो क्या होता है कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो चार्जेस जो है ये मूव करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये अगर ये चार्ज मूव करेंगे, मतलब जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसका मतलब ये है अगर तो ये क्लोज्ड लूप है, अगर हम इसका क्लोज्ड लूप बना ले, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस भी किया था कि अगर यही कंडक्टर रेल्स के ऊपर हम इसे मूव करवा रहे हैं और वो जो रेल्स है वो कंडक्टिंग है और उन दोनों रेल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ था थ्रू अ रेजिस्टर, तो हमने वहां पे उस रेजिस्टर के अक्रॉस ईएमएफ या पोटेंशियल का डिफरेंस देखा था। अब मतलब ये कि जब कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। करंट जो इंड्यूस हुआ डिपेंड करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है कि इस जो अप्लाई की हुई मैग्नेटिक फील्ड इसका वेलोसिटी के साथ एंगल क्या है। और एक और हमने जब क्लोज लूप पढ़ा था हमने कहा था कि इसका जो नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल क्या बना रही है, हमने वो देखा था, ठीक है। इसी के पैरेलल में हमने ये देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फैराडेज लॉ से हमने ये देखा था, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, और हमने उसे सिंप्लीफाई किया था फॉर अ लूप। एक लूप के लिए हमने ये सिंप्लीफाई किया था इस रिलेशन को। हमने ये कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ, और ये किस चीज का डेरिवेटिव, बी ए कोसाइन ऑफ थीटा का था, ठीक है। अच्छा, ये जो ईएमएफ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये ईएमएफ इंड्यूस पे हो सकती है, क्या रीजंस है उनकी उसके इंड्यूस होने की। तो मैं बेटा ये बता रहा हूँ कि उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की रीजन क्या रीजन हो सकती है। कि पहली रीजन ये कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज विद टाइम, ठीक है।
ये इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि तो क्या चीज चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। पहली बात जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। दूसरी बात ये है कि वो जो हमने पढ़ा था उस लूप का एरिया, वो एरिया चेंज हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात हमने ये देखी थी कि अगर थीटा एंगल चेंज हो जाए, एंगल किस 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 के बीच में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे ईएमएफ इंड्यूस होती है। और चौथा पॉइंट ये है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैन अकर, अगर इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन भी अगर में अगर टाइम के साथ चेंज आए तो भी हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ पे वही फिगर मैंने लेफ्ट साइड पे जो फिगर है इसकी बात कर रहा हूँ। ये फिगर हमने एक लूप पढ़ा था वो, और उसको हमने देखा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो शो की हुई हैं ग्रीन एरोज से। और इस प्लेन के जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एंगल ये थीटा है। हमने ये कहा था मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हम अगर इसको मूव करवाते हैं, इस रेक्टेंगल को मूव करवाते हैं, या हम इस, चले हम मूव की बात करते हैं, फिलहाल हम इस मूव की बात करते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि इस लूप के अंदर जो ईएमएफ है वो किस वजह से, किस वजह से इंड्यूस हो सकता है। अगर एरिया इसका चेंज हो जाए तो होगा, अगर थीटा चेंज हो तो होगा, और हमने क्या देखा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो जाए तो भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमने ये चार बातें। अब मैं इसी को समझते हैं हम कि इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जनरेट करेगा जो भी जो जनरेटर हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये हो सकती है कि ये हमारा जो करंट जनरेटर है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ वायर रोटेटेड बाय सम एक्सटर्नल मींस। अब ये जो एक्सटर्नल मींस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि हम मैकेनिकल फोर्स देंगे उसको रोटेट करने के लिए, उस लूप को रोटेट करने के लिए। ठीक है, और उस लूप को हमने रखा कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना बेटा। अब मैं फिर वापस इसी लेफ्ट फिगर पे आता जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। हमने ये पढ़ा था कि अगर इस लूप का एरिया चेंज हो जाए, इस लूप के जो परपेंडिकुलर है या इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बढ़ रहा है थीटा ये चेंज हो जाए तो भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ बात करूंगा थीटा की और अगर एंगल, मैं देखता हूं कि ये एंगल चेंज कैसे करेंगे हम इस लूप के अंदर। ये जो लूप है जो इस रॉड से शो किया हुआ है, ठीक है ना, ये लूप जिसके ऊपर मैं एरो चला रहा हूं। ठीक है, ये एक लूप है हमारे पास, कंडक्टिंग लूप है, और कंडक्टिंग लूप का एक एंड एक सर्कल के साथ, एक रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरा जो है एंड है इस लूप का वो दूसरे रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और इसके ऊपर हर एक रिंग के ऊपर ब्रश लगा हुआ है, और वो जो ब्रश है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है विद सोर्स कह ले, चले जहां भी बल्ब बनाया हुआ है तो मैं कहता हूँ कि एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम हमारा बस मसला हल हो गया, यहाँ पे हमें समझ आ जाएगी कि हमने इस लूप को मूव करवाना है बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज मैकेनिकल सोर्स। अगर मैं इसको मूव करवाता हूं इस रिंग को, इस लूप को इन द मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की तरफ, ये मतलब एन पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन टू एस होंगी। ठीक है, अब मैं अगर इस रिंग को इस लूप को अगर मैं रोटेट करता हूं इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा, रोटेशन के साथ मतलब ये एंगल थीटा चेंज होगा। अब असल में इसका एरिया, चलो एरिया की बात फिलहाल इजी रहते हैं, इजी मैनिपुलेशन के लिए मैं सिर्फ कहूंगा कि इसका एंगल चेंज होगा। जब इसका एंगल चेंज होगा, ये मैं पिछले रिलेशन की तरफ फिर जाऊंगा, तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर वक्त। क्यों? क्योंकि थीटा चेंज होगा। जब थीटा चेंज होगा मतलब कोसाइन
ऑफ थीटा, तो इसकी वैल्यू हर वक्त चेंज होती रहेगी, और ये साइनोसाइडल भी होगी क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा, मैं आगे इसको वो साइन थीटा से भी रिलेट किया हुआ। अच्छा, तो क्या है भला कि जब हम इसको रोटेट करवाएंगे और रोटेशन के साथ इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होगा मतलब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो बल्ब है ये रोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, ये बल्ब रोशन हो रहा है। ठीक है, ये एक एसी जनरेटर की एग्जांपल है। अब अगर हम ईएमएफ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को मैं आगे जाकर फिर समझाता हूं। ठीक है, अच्छा, अब वही बातें जो मैं बोल चुका हूं वो यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, तो आपने इनको एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे बेटा एक लूप की। अगर हमारे पास इफ वी सपोज अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लूप, फिर क्या होगा, एरिया और उसका जो एरिया है वो सेम ही हो, फॉर एग्जांपल वो सेम ही हो, और उस कॉइल को जो कि n नंबर ऑफ टर्न्स पे मुश्तमिल है, उसको अगर मैं रोटेट करवाऊं इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ अगर रोटेट करवाऊं तो क्या होगा कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्यादा हमें करंट हमें ज्यादा मिल जाएगा अगर कॉइल को रोटेट करवाऊं तो। ठीक है, ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो यहाँ पे अगर मैं उस n नंबर ऑफ टर्न्स को एक साइड से देखूं, जैसे एक लूप है, इसको मैं ऊपर वाली साइड से देखूं तो ये ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हमें नजर आ रही है, तो उसका एंगल क्या बनेगा नॉर्मल के साथ, इस कॉइल का जो एरिया होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर जो होगा, मतलब उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, वो एंगल क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो ये थीटा से शो किया हुआ है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, जिस तरह इस फिगर में शो किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ, 5b इज इक्वल टू बी कोसाइन ऑफ थीटा, और डी डेट डी ये हमने पढ़ा था वहां पे, और उसको अगर इंटीग्रेट, अब ये जो थीटा को हम टाइम की रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा और डी टी, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम एंगुलर स्पीड के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी लिख दिया। ओमेगा हम कहते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ये कॉइल जो है रोटेट कर रही है। मैं अगर ये कहूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि जब से हमने मेजरमेंट शुरू की उस टाइम को हम कहते हैं दैट टाइम इज इक्वल टू 0, और उस टाइम पे थीटा भी अगर 0 है मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होगा, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस एन डी 5b ओवर डी टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसी कॉइल की बात कर रहे हैं जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, 5b को की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बी कोसाइन ऑफ थीटा, जैसे हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, यहां से तो मैं 5b की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, और जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, फाइनली मेरे पास एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये कोसाइन को साइन में कैसे चेंज किया हमने, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोसाइन ओमेगा टी का टी का क्या होगा भला, कोसाइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव इनटू क्या होता है एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ये हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन, साइन वेव आ गई। तो साइन वेव कैसी होती है, दिस रिसर्च शोज दैट द ईएमएफ हर टाइम के साथ वेरी करती रहेगी। जब अगर ये वेरी करती रहेगी, ईएमएफ वेरी कर रही है, इसका मतलब है जो टाइम के साथ ऐसा फंक्शन जो टाइम के साथ वेरी कर रहा, हम कहते हैं दैट इज अल्टरनेटिंग। हाँ, अगर वो करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इसी ईएमएफ के ऊपर, हम कहते हैं जो करंट जनरेट होगा दैट विल बी अल्टरनेटिंग। ठीक है, ये साइनोसाइडल वही इमेज आपको दिखाई गई है कि वो किस तरह वेरी कैसे करेगा, मतलब ये फंक्शन सारी की सारी ये ईएमएफ की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है साइन के फंक्शन के ऊपर, और जो टाइम इंक्रीज होगा हम कहेंगे टाइम के साथ साथ
जो ईएमएफ की वैल्यू वो भी चेंज होती रहेगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन 1 है, ये यहां से अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ईएमएफ हमें कब मिलेगी, मैक्सिमम ईएमएफ हमें हमें किस वक्त मिलेगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री होगी या फिर 270 डिग्री होगी। उसके लिए साइन की जो वैल्यू वो 1 के बराबर आ जाएगी और हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम फिर कब आएगी, मिनिमम हम साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है। तो ओमेगा टी जब 0 होगा या 180 डिग्री होगा, then the EMF will be equal to 0. That is when B is perpendicular to the plane of the coil and the time rate of change of flux is 0. ठीक है, तो फिर फ्लक्स जो है थ्रू द कॉइल विल बी इक्वल टू 0। हमने वो पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कब 0 होता है, जब उसके पैरेलल में हो जाती है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके पैरेलल में हो जाता है। अच्छा, अब हम एक कॉमन नॉलेज की, एक जनरल नॉलेज की एक चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी है, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, कि किस फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो उनसे जो वो ऑपरेट जिस पे हो रहे हैं, या कहने अल्टरनेटिव करंट जो जनरेट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, फिर उसी के हिसाब से डिवाइसेस भी बनते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा वगैरह में 60 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिव करंट की। ठीक है, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में भी जो डिवाइसेस है जो चल रही हैं ये 50 हर्ट्ज पे चल रही हैं। ठीक है, तो ओमेगा को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो चलो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।